नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे इस चैनल पर जो हमने सीरीज़ शुरू करी है वो रीट एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने कक्षा 6 का अध्याय जो 2 है, जिसमें कि पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसकी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ एज इट इज़ नोट्स बनाइए और उसको रोज़ रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। तो साइंस के लिए आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पादपों में पोषण, दूसरा पोषक तत्व, और पोषण के आधार पर पादपों का हम वर्गीकरण देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पादपों में पोषण। तो पोषण का मतलब जो होता है वो ये है कि जो सजीव है वो भोजन के रूप में जो आवश्यक तत्व है, जो उनका संतुलित भोजन होता है, उसमें सम्मिलित जितने भी आवश्यक तत्व, जो पोषक तत्व हैं, जिनसे कि हमें अच्छी एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ों की जो हमारी नीड्स है वो फुलफिल्ड होती है, उन सब पोषक तत्वों को जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो उसको ग्रहण करते हैं, तो उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोषण। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए सभी सजीवों के द्वारा। तो पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत हैं। बीजांकुर के पश्चात नवोद्भिद पादप मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित कर बड़े होते हैं। सबको वेल नोन है ये चीज़ कि जो पौधे हैं, प्लांट्स, वो क्या करते हैं, मिट्टी से अपने जितने भी पोषक तत्व है जड़ों द्वारा उनके सारे पार्ट्स में पहुंचते हैं। तो जड़ों के द्वारा जो जितने भी पोषक तत्व है वो आपकी स्टेम से होते हुए लीफ तक पहुंचेंगे। पौधे अपना पोषण मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पादपों की सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता अनुसार मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पादपों में पोषक तत्व को हम कितनी मात्रा उनको ज़रूरत होती है पादप को ग्रो करने के लिए, उसके आधार पर हम उनको 2 श्रेणी में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो 2 श्रेणी कौन कौन सी हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बृहद मात्रिक, और सेकंड आपका सूक्ष्म मात्रिक। नाम से पता चल रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब मैक्रो का मतलब ज़्यादा, ठीक है। बृहद मात्रिक मतलब बृहद का मतलब क्या होता है, ज़्यादा या बड़ा, ठीक है। तो इन वाले न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पादप को क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी। तो वे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तो वो सारे क्या कहलाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पौधों के उत्तकों में इनकी जो मात्रा होती है वो 0.2% से लेकर 4% तक लगभग होती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब जो है वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ये आपके लिए नाम जो है वो इनको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इस तरीके से याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा बृहद मात्रिक आपका न्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। या तो 3 अलग दे रखे होंगे, 1 दे रखा होगा, उस एलिमेंट को आपको पहचानना होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 अलग दे रखे हों और 1 आपको पहचानना हो, और या फिर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रखा हो और आपसे पूछे कि बृहद मात्रिक एलिमेंट नहीं है, तब आपको ध्यान रखना है कि इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड सूक्ष्म मात्रिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो आपको पता है कि वे खनिज जिनकी पादपों की वृद्धि हेतु कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उत्तकों में इनकी मात्रा कम से लगभग आपकी 0.02% से भी कम होती है। लेकिन
पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी उपस्थित होने चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकी मात्रा कम जरूरत है तो ये नहीं होंगे तो उनकी वृद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर इनकी मात्रा सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर प्रेजेंस नहीं होगी तो रोगों में पादपों में क्या हो जाएंगे, कोई न कोई रोग ग्रसित पादप हो जाएंगे। अब सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो हैं उनके एग्जाम्पल जैसे जिंक, तांबा, मैग्नीज, आयरन, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, ये सब क्या है आपके सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या थे, जिनकी आपको पादपों को क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा आपका सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एनपीके, इस तरीके से याद रखिएगा, एनपीके नाइट्रोजन, पोटेशियम के और फास्फोरस। तो एनपीके क्या है आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम, तो इनके नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन सीधा यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है या फिर नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी एनपीके, सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, मतलब जो भोजन वो किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं या किससे प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर हम पादपों को जो है कैसे डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सहजीवी। तो ये आपके क्या हैं, 5 प्रकार जो हैं वो आपको स्टडी करने हैं, और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको मैं अभी लास्ट में क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सीटेट और रीट दोनों में इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब आपका स्व का मतलब होता है हमेशा खुद के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो स्वपोषी का मतलब क्या हो गया, ये अपना भोजन जो है वो खुद बनाएंगे। ठीक है, स्वयं जो है अपना भोजन बनाते हैं। वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पादप जिनमें आपका क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल, जिनमें भी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो पादप सारे क्या बनाएंगे, अपना भोजन खुद बनाएंगे और उनको अपन स्वपोषी बोलेंगे। पादपों में भोजन निर्माण का कार्य पत्तियों में होता है। सबको पता है कि जो लीफ होती है उनमें आपका भोजन का निर्माण कार्य किया जाता है। पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र या फिर स्टोमेटा। पत्तियों पर जो अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र, स्टोमेटा। रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। वायु में उपस्थित CO2 इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। तो स्टोमेटा का काम क्या हो गया, आपकी जो गैसेस का आदान प्रदान, मतलब CO2 जो है वो वायु में उपस्थित CO2 रंध्रों के द्वारा क्या होगी, पत्तियों के अंदर प्रवेश करेगी। ये आपका स्टोमेटा का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो होती है वो क्या होती है, गार्ड सेल्स, मतलब जो द्वार कोशिकाएं और आपकी गार्ड सेल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है, जो इसको चारों ओर से ऐसे कवर करी रहती है। इसमें आपका संकुचन और वो आप जो फैलना और संकुचित होना, इसमें वो क्रियाएं स्टोमेटा में होती रहती है। उसी दौरान CO2 और आपकी गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। नेक्स्ट, पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। सबको पता है कि पत्तियां भोजन बनाती है, वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाती है, फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण हम बोलते हैं। तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है।
पादपों में जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है। सबको पता है कि मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कौन सा पार्ट करता है प्लांट का? जड़ें, रूट्स जो होती वो मिट्टी से जल और खनिज लवणों को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाती है। अब जड़ों से जो जल और खनिज लवण आपके उन्होंने सोखे हैं वो कब पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? तने में नली के समान वाहिकाएं होती हैं जिनके द्वारा जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुंचते हैं। वाहिकाएं जो होती, इसका फर्दर स्टडी हम नेक्स्ट जितने भी चैप्टर हैं, ये क्या 6th स्टैंडर्ड का उसके लेवल का आपके सारा दे रखा है। उसके बाद जो जैसे जैसे हम हायर स्टडीज़ की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका आएगा कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, उसके थ्रू क्या होता है, रूट्स से अवशोषित जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में पाया जाता है और इसकी उपस्थिति की वजह से ही वो क्या कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण कर सकती है सारी लीफ। हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं CO2 के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। जल एवं CO2 के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सबको वेल नोन है कि पादप अपना भोजन कौन सी क्रिया से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में किस किस का उपयोग होता है। CO2 होगा जो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका किस में चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट में। और ये कार्बोहाइड्रेट एज ए फूड आपका क्या होगा, पौधों के द्वारा यूज़ किया जाएगा। इसमें जो वाटर होता है उससे क्या होती है, ऑक्सीजन यूज़ की जाती है और वो ऑक्सीजन लास्टली इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो ऑक्सीजन वापस मुक्त होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि इस क्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैसेस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। रेस्पिरेशन में आपका क्या किया जाता है, CO2 जो है वो मुक्त होती है और ऑक्सीजन आपकी ली जाती है। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, CO2 का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, वो अंदर लेंगे उसको पादप, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में इतना सा डिफरेंस होता है। यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बना है, वो अंत में स्टार्च में रूपांतरित होकर पौधों में संग्रहित रहता है। अब ये हो गया स्वपोषी, जो कि पादप हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो अपना भोजन क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। और किसके थ्रू बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट आपका परजीवी। परजीवी नाम से पता चल रहा, पर मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला, ठीक है। परजीवी जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे पादप भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कस्कुटा मतलब अमरबेल, जो कि आप लोगों ने बहुत, जब हम ट्रैवल करते हैं आप लोग या फिर कभी बाहर आपने निकले होंगे तब देखा होगा कि बहुत सारे पौधे जो हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक येलो कलर की बहुत सारी स्ट्रिप्स लाइक जो प्लांट्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो क्या है, अमरबेल, ठीक है। अमरबेल क्या करती है, उस पौधे के ऊपर से अपना भोजन लेती है और लास्टली जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अमरबेल उसको ऐसा कर देती है कि वो लास्टली जो प्लांट है वो खत्म ही हो जाता है। तो परजीवी का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है अमरबेल, और इसको कस्कुटा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है डायरेक्टली आपको यही नाम दे दिया जाता है। वह वृक्ष जिस पर परजीवी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं, ठीक है। अमरबेल जिसके ऊपर डिपेंड रह रही है उसको क्या बोलेंगे, परपोषी, और अमरबेल क्या कहलाएगी, परजीवी। नेक्स्ट आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका लास्ट टाइम भी क्वेश्चन बना है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना।
कीटभक्षी पादप, नाम से ही पता चल रहा है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर करते हैं, मतलब जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसे पादप होते हैं। ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। नाम, इनके जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी पादप। ये घटपर्णी पादप जो है वो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये उनकी लीव्स होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, घटपर्णी पादप में जो रूपांतरित भाग है पादप का वो उनकी लीफ होगी। जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती है, इस तरीके से घड़ेनुमा आकृति में परिवर्तित हो जाती है और इनके ऊपर यहाँ पर मुंह पर एक घड़े पे जैसा अपन ढक्कन लगाते हैं वैसा क्या होता है, ढक्कन होता है, जिसकी वजह से जैसे ही कीट पतंगे आपके यहाँ पर आएंगे और वो क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं इनके मुंह पर, जिससे वो यहाँ पर जैसे ही बैठेंगे वो उन हेयर्स में फंस जाते हैं और ये जो ढक्कन है वो क्लोज कर देता है, ये प्लांट क्लोज हो जाता है, जिससे कि फिर वो कीट पतंगे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि घटपर्णी पादप एक कीटभक्षी पादप है और उसकी जो लीफ होती है वो उसका घट जो निर्माण करती है। इसका नाम भी घटपर्णी पादप इसीलिए बना क्योंकि इसकी लीफ जो है वो एक घड़ेनुमा आकृति बनाती है। तो इनके कीटभक्षियों के पादपों के उदाहरण एक बार फिर से देखिए। ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप। कीटभक्षी पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब कीटभक्षी पादप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उन कीट पतंगों को खा लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, दलदली क्षेत्र जहाँ पर दलदल प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये पादप उगते हैं। इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में होती है, तो इनमें नाइट्रोजन क्या होती है, अपर्याप्त मात्रा में होती है। इसी कारण ये पादप जो होते हैं वो कीटों से क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ओके, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आपका है मृतजीवी। नाम से पता चल रहा है मृतजीवी मतलब सड़े गले मरे जो सड़ी गली और मृत वस्तुएं होंगी उससे क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। वे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। इसके उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। म्यूकर, एगेरिकस, मशरूम एंड मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा जो है ये और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या होता है, मोनोट्रोपा जो है एक वो फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब पुष्पीय पादप होने की वजह से पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा पुष्पीय पादप जो है वो मृतजीवी प्लांट में आता है, तो मोनोट्रोपा। ओके, म्यूकर, एगेरिकस, मशरूम, मोनोट्रोपा। तो ये आपको चारों एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट है आपका सहजीवी। सहजीवी, सह मतलब साथ साथ, ठीक है। जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो साथ साथ एक दूसरे को क्या करते हैं, आपका लाभ पहुंचाकर साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, ये एग्जाम्पल आपका सहजीवी है, ठीक है। आपने मोस्ट ऑफ टाइम कभी हम जब ट्रैवल करने के दौरान आपने देखा होगा कि कभी बफेलो देखी होगी तालाब के किनारे, तो उसके ऊपर बगुला जो है वो बैठा रहता है बट वो उसको उड़ाती नहीं है या फिर उससे कोई इरिटेशन उसको नहीं होती, तो वो सिर्फ सहजीवी का हम एग्जाम्पल वहाँ देख सकते हैं कि वो बफेलो जो है वो क्या कर रहा है कि वहाँ पर उसके ऊपर बगुला जो बैठा है वो क्या करता है, उसके ऊपर से कीड़े खा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बगुले को तो भोजन मिल रहा है और बफेलो का क्या हेल्प हो रही है कि उसके जो कीड़े हैं वो उसकी सफाई हो रही है। तो ये क्या है, सहजीवी या फिर सिम्बायोसिस इसको बोल सकते हैं का एग्जाम्पल है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल, पोषक तत्व व रहने का स्थान आपस में बांटते हैं। इस प्रकार के जीवन को सहजीवन तथा साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल बताया था वो एनिमल्स का था। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पादपों में पोषण। तो ये इसमें पादप आपका उदाहरण देखेंगे, लाइकेन इम्पॉर्टेंट है। लाइकेन आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन क्या होते हैं, कवक व शैवाल जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं। इसमें आपके कवक व शैवाल क्या होंगे, साथ साथ रहते हैं। तो शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिस वजह से वो क्या कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है।
उसी के साथ कवक जो होते हैं वो इनको शैवाल को क्या देंगे, रहने का स्थान व अन्य पोषक तत्व जो होंगे वो कवकों से इस शैवाल को मिलेंगे। तो लाइकेन आपका जो एग्जाम्पल है वो किसका है, सिम्बायोसिस का पादप है और उसमें कवक व शैवाल जो है वो साथ साथ रहते हैं। ये आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इतना सब कुछ हमने पढ़ा, उसका जो सार है वो आपका सिर्फ इतना सा है कि पोषण की प्रक्रिया क्या हो गई, उसको समराइज अपन करें तो जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो क्या हो गई, पोषण होगी। और पोषण के आधार पर आपने पोषक तत्व जो होंगे वो दो हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, उनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से देखने हैं। सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन, आप पोषण के आधार पर तो 5 है, आप 5 भागों में पादपों को बांट सकते हैं। स्वपोषी, सेकंड परजीवी, फिर आपका मृतजीवी और एक आपका कीटभक्षी और लास्टली आपका सहजीवी। इसमें से कीटभक्षी जो पादप हैं उनका और मृतजीवी जो पादप है उन सब के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं और सहजीवी का लाइकेन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मेरे साथ साथ अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृतजीवी पादप है तो इसमें से चारों में से कौन सा मृतजीवी पादप है। वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद आप उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। नीम, ड्रोसेरा, म्यूकर, अमरवेल। आप इसको बताना है कि कौन सा जो है वो मृतजीवी पादप है। दूसरा, कीटभक्षी पादप, ये जो क्वेश्चन है वो रीट 2017 में आपका आया है और इसका आपको आंसर देना है। अमरबेल, म्यूकर, मोनोट्रोपा, यूट्रिकुलेरिया। थर्ड क्वेश्चन, लाइकेन में सहजीवन होता है। अब लाइकेन में सहजीवन किसका होता है, कवक व शैवाल, कवक एवं जीवाणु, पादप एवं बैक्टीरिया या फिर मशरूम एवं म्यूकर। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, कवक व शैवाल। और लास्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पादप में घड़ा जो रूपांतरित रूप किसका होता है। जो घटपर्णी पादप है उनमें जो घड़ा है वो किसका रूपांतरण है, तना, फूल, पत्ती एवं शाखा। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर पहले आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसके आंसर इन्हीं वीडियो में आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले इन चारों के आंसर मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है। थैंक यू।